अगर बीएसपी से नहीं मिली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो 73 से 75 सीट बीजेपी की आएगी। क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाने की तरफ प्लानिंग कर रही है? तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे कांग्रेस वालों? बताओ जरा, हमारे बगैर बन के दिखाओ। देश में बगैर बीएसपी के मिले कांग्रेस के या इस गठबंधन के बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। दानिश अली कांग्रेस में बैठते थे, कांग्रेसियों के साथ बोलते थे, कांग्रेसियों के साथ ही करते थे। और हमारी बहन मायावती जी अनुशासन में रखना चाहती हैं तो हमारी पार्टी में बराबर के नेता नहीं है। 1 से लेके 100 नंबर तक केवल और केवल कुमारी बहन मायावती है। मध्य प्रदेश में जो अखिलेश पखलेश कह दिया था उसका रिएक्शन था। तो ज़्यादातर लोग जब बाहर को भाग रहे थे तो हमने सोचा कि भागने से कोई फायदा नहीं है, ये तो पीछे से मारेंगे, इससे पकड़ लो ताकि वेपन ना निकाल पाए। पार्लियामेंट में खड़े होकर तकिया कलाम एक साहब, ये पिछड़े, ये किसान और पिछड़े बहुत परेशान है, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार में तमाम पिछड़ी जातियां, तो आपका भी मैं नाम लेता हूं। 2020 में इनकम टैक्स की रेड आपके कई संस्थानों पे पड़ी। ना किसी ईडी से डर है, ना सीबीआई से डर है, ना इनकम टैक्स से डर है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला साहब की माँ भी गुजर मुसलमान थी और उनकी बेटी भी हिंदू गुजर में सचिन पायलट को ब्याही गई। रिश्तेदारियां करते रहे, उन्हें दिया कुछ नहीं। देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 में बस होने को है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बसपा प्रमुख मायावती किस तरफ रहेंगी। क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी या अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी? इन सब तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड सांसद मलूक नागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे सहयोगी मधुर यादव भी हैं जो इस तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे पहला सवाल कि आखिर इंडिया गठबंधन जो बन रहा है विपक्षी दलों का, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी फिलहाल क्या सोच रही है? फिलहाल हमारी पार्टी ने पूरे देश के लोग जो रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीविज़न पे देखते हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो बना है, ये बीजेपी को हराने के लिए बना है, मोदी को हराने के लिए बना है या आपस में लड़ने के लिए बना है, और किस विचारधारा पे बना है और किन-किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के ये बनाया गया है। तो उसमें कहीं न कहीं चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं। एक तरफ कह देंगे 31 तारीख तक सीटें सारी फाइनल होनी है, टिकटें सारे सेट हो जाएँगे, कौन-सी पार्टी को किस प्रदेश में कितने सीटें मिलेंगी, और अभी कुछ दिखता है नहीं। फिर पंजाब में शुरुआत होती है, हरियाणा में आती है, फिर दिल्ली में आती है, फिर छत्तीसगढ़ में पहुंचती है तो आप पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई जाती है। मध्य प्रदेश में आते हैं कुछ दिनों पहले चुनाव में तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की लड़ाई होती है। आगे राजस्थान में जाते हैं तो कांग्रेस की और आरएलडी की लड़ाई होती है। साउथ में जाते हैं तो कांग्रेस की और साउथ की जो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां उनकी लड़ाई होती है। वो सनातन धर्म के खुल के खिलाफ बोलते हैं। तो उससे लगता है कि बिल्कुल ये तो कांग्रेस को जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं करीब जहाँ पे करीब 350 सीटें आती हैं उसमें बिल्कुल मार के रख देंगे। एक तरफ वो कहीं हिंदी बोलने वालों को बोले नाली साफ करते हैं, इस तरह के बयान दे देंगे। तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में मजबूत कर रहा है या एक दूसरे को मार रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारी बहन मायावती जी शायद इससे दूर रही हैं और हम बिल्कुल अलग खड़े हैं। लेकिन इसमें जो अब आपस में लड़ाई है, वो आपस में एक दूसरे से नई बातचीत हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि बहन मायावती जी भी हैं, वो भी बीजेपी ईडी के डर से बैठी हुई हैं, इसलिए सामने नहीं आ रही हैं। और आपने संसद में कहा भी था कि बहन डरती नहीं है किसी से। हम आज भी कह रहे हैं, ये देखिए जो रूमर फैला रहे हैं और जो प्रश्न पूछने वाले आप लोग, वो कहीं न कहीं किस मानसिकता के तहत सोच के ऐसी बात कहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी जो पुराने वाली बातें हैं अभी हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, ये दबे-कुचले लोग हैं। यानी कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज़ों को कांग्रेस फैलाती है। कांग्रेस ने जबकि 6 विधायक हमारे राजस्थान में हम सपोर्ट कर रहे थे, डाका डाल के ले गए। 10 साल भारत सरकार में हमने बगैर शर्त के बगैर मंत्री बने हुए कांग्रेस को सपोर्ट किया।
उस समय भी हमारा शोषण हुआ। 7 विधायक हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे सरकार को बगैर किसी शर्त के, बगैर मंत्रालय के मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हमारे तोड़ करके ले गए। हम सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ हमारा एक मिनिस्टर ज़रूर था उत्तराखंड में, वहाँ भी हमारे 3 विधायकों को तोड़ के ले गए। एक तो हमें कमज़ोर करते हैं, तोड़ के लेके जाते हैं, डाँका डालते हैं और फिर इस तरह की खबरें फैलाते हैं जो बीजेपी की, जो अभी आपने कहा, कोई मतलब नहीं है, ना किसी ईडी से डर है, ना सीबीआई से डर है, ना इनकम टैक्स से डर है, कोई डर नहीं है। केवल और केवल एक ही बात है, देश हमारे लिए सबसे पहले, देश के सब लोग हमारे सबसे पहले हैं और हमेशा हम देश के लिए काम करते हैं। हम परवाह नहीं करते कई बार पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, और सबसे ऊपर उठ के देश की तरफ ध्यान दे करके काम करते हैं। और इसीलिए कुछ जो सरकार के अच्छे काम होते हैं हम उनको सराहना करते हैं। 370 जैसे जम्मू कश्मीर का था, और जहाँ सरकार की कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, वहाँ हम देश की पार्लियामेंट में लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, टकर रहे होते हैं और मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। वहाँ देखते हैं तो पड़ोसी हमारे जो साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर हैं, और खास करके कांग्रेस पार्टी, वो बेंच की बेंच खाली पड़ी रहती हैं। दूसरा, 17वीं लोकसभा का आपको पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए वहाँ से, किस एमपी ने कितनी हाजिरी हैं, कितने प्राइवेट बिल हैं, कितनी 193 पे चर्चा करी है, कितने 377 पे उसने पार्टिसिपेट करें, कितने 0 आवर में पार्टिसिपेट करें, कितना अनस्टर्ड क्वेश्चंस हैं, कितने डिबेट के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि देश का 17वीं लोकसभा का सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाला, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ रेज करने वाला एमपी आपके साथ है। ये कहें रैंकिंग 1 आपके साथ है, तो मेरे हिसाब से ये भी बात थी। तो समाज के लिए तो भी मैं बोलिए। तो इसलिए मैं सभी चीज़ों को उठाता हूँ, पर उसमें क्या है कि आपके कुछ लोग हमारी कास्ट से, गुजर बिरादरी से यार दोस्त होंगे, क्योंकि आपका और हमारा तो एक ही समाज आता है, पिछड़े समाज में से, और मेरी ये पार्लियामेंट में खड़े होकर तकिया कलाम है साहब, ये पिछड़े, ये किसान और पिछड़े बहुत परेशान है, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार में तमाम पिछड़ी जातियाँ, तो आपका भी मैं नाम लेता हूँ। आपको वो तो ध्यान नहीं आया, यादवों का कितना नाम लेता हूँ, जाटों का नाम लेता हूँ, आपको वो भी नहीं आया, आपको गुजरों का ही आया। तो मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार का नहीं तो किसी का नहीं होगा। जिसने जिस जाति में जन्म लिया उसका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और ये पार्टियां जो टिकट देती हैं, कहीं भी वहीं जाके देंगी जहां जिसकी जाति ज्यादा रहती होगी। या ये कह सकते हैं कि राजनीति में अपने समाज की जो वोट है, वो एक राफ्ट, फाउंडेशन, प्लेटफॉर्म, नींव का काम करती है। इसलिए उनकी बात भी तो करनी पड़ेगी, सबकी करनी पड़ेगी। जो आप कह रहे हैं जाति की बात, उस हिसाब से पार्टियां जो टिकट भी देती हैं, जो 2014 के बाद से जो पूरा समीकरण देखा गया है, खासतौर से गुर्जर कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिखती है। क्या लगता है आपको कि बसपा के साथ, आपके साथ, आप उनको कैसे जोड़ेंगे? क्या मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं उनके? देखिए, ये बात तो सच है कि 2002 के आसपास को हमारे जो पिछड़े समाज के सारे लोग हैं, जिसमें जाट, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, वो गुजर सब आते हैं। ये उस समय समाजवादी के और लोक दल के साथ काफ़ी थे। उससे पहले ये लोग कांग्रेस में ज़्यादा थे, और 2007 में ये सब लोग उठा करके बीएसपी में आए, क्योंकि बीएसपी ने हमेशा पिछड़े समाज को और खासकर गुर्जर समाज को बहुत इज्जत दी है। बहुत ज़्यादा एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए, और कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आई कि बगैर एमएलए के भी मिनिस्टर बना दिए थे। हमारे जगवीर जी मेरठ से हैं, हस्तिनापुर विधानसभा से हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2012 के बाद में ये बात सच है कि कुछ थोड़ा बदलाव हुआ और थोड़ा लोग गए वहाँ, और जो धार्मिक पैमाने पे धार्मिक आस्था और उन चीज़ों को देख करके कहीं न कहीं हमारी पार्टियों की कहीं न कहीं कुछ खामी रह गई हैं, जहाँ पे हमको देखने की ज़रूरत है। और उसमें हम दोबारा से 2006 में जो हमारी पार्टी का था, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम लिया, उस पे जो हमने जाति वाइज और कैडर सिस्टम को नीचे जो बूथ तक पहुँचाया था, तो पिछले दिनों जो कोरोना कार्यकाल में जो हमारी पार्टी में और पार्टियों में सब बराबर के बहुत सारे नेता होते हैं, तो हमारी पार्टी में बराबर के नेता नहीं है। 1 से लेके 100 नंबर तक केवल और केवल कुमारी बहन मायावती है, 100 के बाद शुरू होते हैं। तो एक ही लीडर हो और उसका भी जब कोरोना कार्यकाल में कुछ जान का खतरा दिखे, तो कहीं न कहीं वहाँ थोड़ी कमज़ोरी रही है, जिसको पिछले 1 डेढ़ साल से हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं कुमारी बहन मायावती जी, और कोऑर्डिनेटर सिस्टम को पूरे देश में सब प्रदेशों में फैला रहे हैं, और यूपी में तो बहुत खास करके, और यूपी को 4 हिस्सों में बाँट करके कोऑर्डिनेटर बना करके, फिर मंडल के कोऑर्डिनेटर बना अच्छा, के, फिर मेरा सवाल यहाँ जिले के पर ये है। कोऑर्डिनेटर बना के बूथ तक पहुँच रहे हैं, तो अब बहुत बदलाव आ रहा है।
मलूक जी, जो गठबंधन की बात हो रही है, आपने तमाम जगहों पर कहा भी है कि बिना मायावती जी के कोई गठबंधन नहीं होगा। और अभी हाल ही में जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि जो पार्टी का वोट ट्रांसफर हो सकेगा बसपा के साथ, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाने की तरफ प्लानिंग कर रही है? देखिए, प्लानिंग नहीं कर रही है, इसको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। पिछले 5-7 दिन में 2 कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं। एक ने कहा तो ये है कि अगर बीएसपी से नहीं मिली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, तो 73 से 75 सीट बीजेपी की आएँगी। दूसरे कांग्रेस के नेता का आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आया है कि देश में बगैर बीएसपी के मिले कांग्रेस के या इस गठबंधन के बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। तो उस वजह से मैंने ये कहा, अगर ऐसा सोचते हैं और वो लोग जो कहते हैं हमें कि हम हाशिए पर खड़े हैं, उन लोगों को फिर मैं कहता हूं कि वो देरी क्यों कर रहे हैं, वो आत्मगिलानी में क्यों हैं, इतने क्यों परेशान हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ गलत भी करा है, राजस्थान में गलत करा, मध्य प्रदेश में गलत करा, उत्तराखंड में करा, हमारे सारे एमएलए तोड़ के ले गए, तो उसकी उठा करके माफ़ी मांग लें। और मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन मायावती माफ़ कर देंगी। और जो दलित की चर्चा चल रही है पूरे देश में प्रधानमंत्री बनाने की, तो जो बाबा अम्बेडकर साहब का जो विचारधारा थी, जिससे दलित और पिछड़ों को मौका मिला एक खुली हवा में सांस लेने का, जो मान्यवर काशीराम ने आगे बढ़ाया, उसे कुमारी बहन मायावती जी आगे लगातार बढ़ा रही हैं। तो उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें और तकड़ी लड़ाई पूरा देश में होगी। और हमारा 13% वोट यूपी में, और कहीं 9%, कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, कहीं 1.5%, हर प्रदेश में हमारा वोट है। तो बिल्कुल एकदम एक तरफा चुनाव होता हुआ चला जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ कांग्रेस अपना रुख करे। कांग्रेस के कई नेता हैं, तमाम नेता हैं, जो चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हों, और कई लोग कह चुके हैं कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहन जी को साथ ले। तो वो पेंच आखिर फँसा कहाँ है कि सब साथ नहीं आ पा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी उसकी वजह है जो इंडिया गठबंधन में है वहाँ पर? पेच यहाँ फंसा है कि जब लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होती, तो डिसीजन मेकिंग पावर वीक होती है। और जब लीडरशिप कंफ्यूज होती है, तो पूरी पार्टी और पूरी पार्टी की नीतियां कंफ्यूज हो जाती हैं। इसीलिए 3 साल तक अध्यक्ष बना नहीं, और इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में अलग अलग तरीके से लड़ाई हो रही है। तो अगर ये सही हो और इनको भाजपा को हटाना हो, और भाजपा को इनको लगता है कि वो संविधान खतरे में है, तो ये बजाय इसके कि बीएसपी को आना चाहिए, अखिलेश जी को आना चाहिए, अरे तुम बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बैठती, तुम क्यों नहीं उनके पास जाकर के अपना समझौता करते? तुम उन्हें क्यों नहीं इज्जत देना चाहते? तुम उन्हें क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहते? तुम खुद ही इज्जत क्यों लेना चाहते हो? खुद ही प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारे पास खुद सब चल के आए, तुम क्यों चाहते हो? तुम अभी भी क्या नेहरू के समय में बैठे हो? क्या अभी भी इंदिरा गांधी जी के समय में बैठे हो? अभी भी क्या तुम राजीव गांधी जी के समय में बैठे हो? अभी देश दूसरे समय से निकल रहा है। आज का नौजवान उस समय जब नहीं था जो आज हैं, वो लोग आज देख रहे हैं पूरे विश्व को, पूरी इंडिया को। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ये बातें उस समय की थी जब कि सांप पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, खाट पर नहीं चढ़ सकता। एक शेर राजा अकेला होता है। अभी हम देखते हैं चैनल्स पे कि एक भैंसा कई शेरों को भगा रहा है। अभी देख रहे हैं हम सांप पेड़ पे चढ़ रहा है। तो लगातार बदलाव हो रहे हैं, बदलना पड़ेगा। विपक्ष के हम लोगों को सही बात को सपोर्ट करना पड़ेगा, और गलत बात को उसमें खामियां कमियां निकालनी पड़ेंगी, और संसद में जूझना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और ठीक तुम कर क्या रहे हैं? हम लोग जो सही बात होती है देश के हित में, जनता के हित में, उसका बगैर मतलब के विरोध करते हैं। तो जो थोड़े बहुत बचे बचाए हैं उसमें भी मर जाते हैं। और जहाँ पे जरूरत होती है सुझाव देने की, कमियां निकालने की, और चीज को इम्प्रूवमेंट करने की, जिससे देश के नौजवानों में वो छवि दिखाई दे कि यार ये आदमी कुछ करना चाहते हैं, वहां तुम कुछ करते नहीं, वहां चुप बैठे रहते हो, ये पार्लियामेंट में होते ही नहीं हो। तो कैसे चलेगी गाड़ी? कैसे चलेगी बात आगे? कैसे विपक्ष मजबूत होगा? और विपक्ष अगर कमजोर रहेगा, तो देश का लोकतंत्र और प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा, जो किसी भी कीमत पे डेवलपिंग कंट्री और 142 करोड़ लोगों के लिए ठीक नहीं है।
पार्लियामेंट शब्द आपने कहा अभी, तो पार्लियामेंट से मुझे एक नज़ारा याद आया कि संसद में एक युवक कूदता है, फिर आप उसके पास जाते हैं और 2-4 लगाते हैं। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। तो संसद में जो कूदने की जो बात आई, देखिए मैं इसको बहुत निंदा करता हूँ। सिक्योरिटी में चूक थी, इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। कुछ लोग आज इसको जस्टिफाई करते हैं कि तो इसलिए गए थे, इसलिए गए थे। अरे किस लिए गए थे? देश की संसद में हमारी जान मुश्किल से बची है, जिंदे हैं हम, टेलीविज़न पे बैठे हैं, बोल रहे हैं आपके सामने। तो क्योंकि वो उन पे बॉम्ब नहीं थे, असली हथियार नहीं थे। पर जो असली होते तो क्या होता? 2001 के जैसी घटना घट जाती। विदेश में बैठी हुई विदेशी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो आतंकवादी ताकतें देश पे हमला करना चाहती हैं, उनकी हिम्मत कितनी बड़ी है। तो मेरे हिसाब से उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही निंदा करने के लायक घटना थी। और इसमें 2001 में जो पहली घटना हुई, उसमें जो हाई पावर कमेटी बनी, उसके जो रिकमेंडेशंस थे, वो पहली जो सरकार उस समय जो जो एनडीए की थी 2001 से 2004 तक, उसने क्यों नहीं उनका कंप्लायंस करा? 2004 से 14 तक जो यूपीए की सरकार थी, उनका कंप्लायंस क्यों नहीं करा? 2014 से 2023 तक आज एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं कंप्लायंस करा? मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वहां पे प्रधानमंत्री को डायरेक्ट थ्रेट थी, गृह मंत्री को डायरेक्ट थ्रेट थी, स्पीकर को डायरेक्ट थ्रेट थी, सारे मिनिस्टर्स को डायरेक्ट थ्रेट थी, हम लोगों को डायरेक्ट डेथ थ्रेट थी, सबको हमको, तो गंभीर घटना थी। उस समय हमने जब देखा पीछे से आ रहे हैं तो दिमाग में एक ही चीज आई कि ये जो लोग भाग रहे हैं इन पे वेपनों को पीछे से ठोक देंगे, गोली मार देंगे। हम तो डर की वजह से सच में अब हम बढ़ने लगे हैं कि यार बाहर को भागेंगे तो ये लोग मारेंगे, किसी तरह भी इनके हाथों को पकड़ अच्छा, लो हुआ क्या था वो जिससे कैसे? जिससे वेपन चला ना पाए। ये हुआ ये था कि 0 आवर चल रहा था, लास्ट था बिल्कुल एकदम, और 12 बज के करीब 54 या 55 मिनट होने को थे। पीछे से धड़ाम जैसी आवाज आई, मुझे लगा कोई गिरा या क्या हुआ, देखा मुड़ के तो एक ऊपर से लटक के कूद रहा। तो जो कूदा दूसरा वो तो गिर गया, वो उठ के भागा। एक जंप दूसरा जंप तो जिधर से निकलते हैं उधर को नहीं भागा, वो जिधर से एमपी बैठते हैं हम लोग उसके ऊपर जंप करके। तो दिमाग में यही चीज आई कि यार ये तो 2 आदमी फूल चढ़ा के आए हैं शहीदों पे, और वही दिन है 22 साल पहले, आज वर्षगांठ है जो आतंकवादी हमला हुआ, ये तो आज अंदर आगे मार देंगे। तो ज्यादातर लोग जब बाहर को भाग रहे थे तो हमने सोचा कि भागने से कोई फायदा नहीं है, ये तो पीछे से मारेंगे, इससे पकड़ लो ताकि वेपन ना निकाल पाए। जैसे वो नजदीक गए और उसने जो है जूता निकाला तो डर कम हुआ, लगा कि अभी जूता फेंकेगा, कोई खतरा नहीं है। तो जैसे ही जूते में से उसने सो कॉल्ड कलर बम का वो गैस बम का वो छोड़ा और उसकी जो बदबू फैली है, उस समय लगा आंखें भी जाएंगी, फेफड़े भी जाएंगे, अभी यहाँ पे मौत होगी और आज तो मर गए, घर वालों से बात भी नहीं करें, मर तो रही हैं, इन्हें मार लें। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो भी मार पिटाई हुई, वो सेल्फ डिफेंस का हो, डर का हो, इस वजह से हुई। तो सोशल मीडिया पे जो चर्चा चली कि हम जो सांसद चुन के भेजते हैं तो उनके भुजाओं में भी काफी ताकत है, उस दिन दिखा। नहीं, वो सोशल मीडिया पे कई जगह ये भी चली कि हमारे देश के सांसद दिमाग भी चलाते हैं, हमारे देश के सांसद जबान भी चलाते हैं, अगर देश को जरूरत पड़ती है तो हमारे देश के सांसद हाथ भी चलाते हैं। कुछ लोग उनको भगत सिंह भी बता रहे थे। नहीं, उसको जस्टिफाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल एकदम गलत बात है। इससे आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है, नज़दीक से जान बच के आई है। डायरेक्ट डेथ थ्रेटनिंग थी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे एमपीज को। और विदेशी ताकतों की हिम्मत बढ़ती है कि देश की, भारत की संसद में कैसे भी घुसा जा सकता है। जो जस्टिफाई करते हैं वो आदमी देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, और उसको कोई हक नहीं है इस तरह की जस्टिफाई करने का बात। मलुक जी, हम जो लगातार 2024 की चर्चा कर रहे हैं, एक वक्त है 2014 का जब बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें रहीं। उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है, तो गठबंधन का फायदा जो है दिखा कि 10 सीटें 2019 बढ़ गई। आप भी चुनकर सांसद आए बिजनौर से, चूंकि आप 2014 में भी वहां से बिजनौर से ही चुनाव लड़ा, उसके पहले 2009 में आप मेरठ से चुनाव लड़े, तो गठबंधन का फायदा बीएसपी को मिला है। तो आप बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में क्यों अभी तक वो कर रही है कि नहीं हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, जबकि फायदा तो बहुजन समाज पार्टी को मिला है? देखिए, तो किसको मिला किसको नहीं मिला, कौन सा टेलीविज़न 20 साल पहले कितना था, फिर वो न्यूज़ 18 आया वो कितना गया, फिर टीवी 9 आया वो कितना गया, उसके कितने व्यूवरशिप है ऑल ओवर इंडिया में, तो कौन सा टेलीविज़न क्या क्या नई टेक्निक लगा के हर प्रदेश में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ये जिस तरह हर बिजनेस में होता है, ऐसी राजनीति में भी ये संभावनाओं का खेल है। नई नई टेक्निक लगाई जाती हैं और ये देखा जाता है मुझे मिलने से क्या नुकसान है और दूसरे को मिलने से क्या नुकसान है, उसको क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा। तो सारी चीज़ों को अगर देखें तो 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है यूपी में।
जिसके साथ में मिल जाएंगे उसी की पूरी जीत कल तो हो आपने जाएगी। और जो लोग कहते हैं तो हाशिए वो तुम्हारा एक एमएलए, अरे इससे ज्यादा नीचे तो हम जा नहीं सकते ना। और तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे कांग्रेस वालों, बताओ जरा, हमारे बगैर बन के दिखाओ। तो अब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर वो माफी मांग लें और कैंडिडेट कुमारी बहन मायावती को बना दें तो हम तो तैयार हैं गठबंधन मानने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कुमारी बहन मायावती जी मान जाएंगी। पर 1 से लेकर 100 तक एक हमारी पार्टी में एक ही नेता है, कुमारी बहन मायावती जी, इसका फैसला वही करेंगे। मैं आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप मायावती जी को पीएम कैंडिडेट का ऐलान चाह रहे थे कि ये गठबंधन इंडिया अलायंस उन्हें पीएम कैंडिडेट का ऐलान करे, उन्हें डिक्लेयर करे, उससे बहुत फायदा होगा, ऐसा आपने कल कहा था। तो इसमें आप वाकई में आपको लगता है तो इतना ये क्यों नहीं सोच रहे हैं इंडिया अगर गठबंधन आपके वाले? टेलीविजन में पूरा बना करके जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मेन है पहले आज तक, और उसमें जो देख करके यूपी तक एक अपना ये दूसरा जो राजस्थान तक और एक न्यूज़ तक जो सारे ले रहे हैं, तो जो सीईओ लेवल पे हैं वो सारे वर्किंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है इसीलिए फैला रहे हैं। तो हमको भी लगता है कि चीजें अच्छी हों तो अच्छी बात है, लेकिन खराब करके दूसरे लोग और कैसे? चोरी भी और सीना चोरी भी, सारे विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल दिया। 10 साल भारत सरकार में सपोर्ट करा, 5 साल राजस्थान सरकार में सपोर्ट करा, 5 साल मध्य प्रदेश सरकार में सपोर्ट करा, 5 साल उत्तराखंड सरकार में सपोर्ट करा, और हमारे ही तोड़ ताड़ के ले गए। तो चोरी भी और सीना चोरी भी, और बदनाम भी हम ही करेंगे। हमारी बहन मायावती जी ईडी से डर रही है, सीबीआई डर रही है, इनकम टैक्स से डर रही है, बीजेपी की बी टीम है। अरे तुम क्या कर रहे हो, गिरेबान में झांको। तो अगर तुम बीजेपी के सही बहुत हो, से नेता हैं और जो अगर पहले अगर अगर तुम सही हो तो माफी मांगो और प्रधानमंत्री कैंडिडेट देखो, और फिर बहन जी का देखो आगे से क्या रिएक्शन आता है। पता लग जाएगा कौन किससे डरता है, कौन किससे नहीं डरता है, कौन नकली बातें फैलाता है, कौन अफवाह फैलाता है, कौन मिसगाइड करता है, कौन देश को गुमराह करता है, कौन असलियत में देश के हित में काम करता है, कोई जनता के हित में काम करता है, कौन दलितों के और पिछड़ों के हित में काम करता है, पता लग जाएगा सीधा। मलुक जी, आप इनकम टैक्स और इन तमाम बातें कर रहे हैं। 2020 में इनकम टैक्स की रेड आपके कई संस्थानों पे पड़ी। क्या था मामला, क्या हुआ फिर बाद में? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, जो सरकार की एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपना काम करें और जांच करें। और अगर कहीं कोई गड़बड़ है, टैक्स किसी ने चुराया है या कोई गलत काम किसी ने करा है, तो सरकार उस पे जो भी देश के नियम और कानून के तहत कार्रवाई करे, ये जिम्मेदारी बैठती है उन एजेंसीज की। हमारी जिम्मेदारी बैठती है हम अपनी चीज़ों के दस्तावेज पेश करें, सामने रखें, ला करके सामने लेके आएं, और जो कानून के हिसाब से फैसला होता हो वो फैसला हो। अगर किसी को लगता है गलत हुआ है तो उसकी अपर कोर्ट है, उसमें अपील में जाएं। ठीक उसी तरह विपक्ष के लोग जो एमएलए या एमपी हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो विधान परिषदों में, विधानसभाओं में, प्रदेशों में, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभाओं में, और देश में जहां लोकसभा और राज्यसभा हैं वहां उसी तरह हमारी जिम्मेदारी बैठती है सरकार के कामकाज में कामियां निकालें, खामियां निकालें, और सरकार को मजबूर करें कि वो अपनी सफाई दे खड़ा होकर मिनिस्टर, और अपनी बात को रखें। ठीक उसी तरह जिस तरह एजेंसियों की जिम्मेदारी बैठती है, कंसर्न की जिम्मेदारी बैठती है वहाँ सफाई देने की, वहाँ सरकार की, वहाँ लेट मी कंप्लीट, वहाँ सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि अपनी सफाई दे और फिर देश की जनता देखे, और जो असली अदालत है आने वाले समय में चुनाव में देश की जनता उसी तरह वोट करेगी। मलुक जी, जो बात हम कर रहे हैं कि आखिर आप सांसद चुने 2019 में, आपके संस्थानों पर रेड पड़ी, तमाम ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और जगह जगह। क्या उस समय आपको क्या लगा कि क्योंकि आप टैक्स भर रहे हैं, आपका जो दावा है ना, लेकिन रेड पड़ने की नौबत क्यों आई आपके संस्थानों पर? देखिए, ये तो मुझे ये बताओ, देश के जितने टेलीविजन हैं कौन सा टेलीविजन बचा हुआ है जिसके रेड नहीं पड़ी? आप यहाँ पे बैठे हैं और आप जिस कमरे में इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका कौन सा ऐसा है जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट जहाँ से आपने लाइसेंस नहीं लिया? तो मैं तो कह चुका हूँ कि सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी बैठती है। अगर कहीं गलत लगता है तो कहीं लग रहा होगा कि बिजनेस में टैक्स छिपाया है तो डली, हमने दस्तावेज दिए, पेश करे, सामने रखे, सब चीज़ों पे फैसले हुए, आज आपके बीच में बैठे हैं, देश की संसद में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और ये किस्मत की बात है आज तक और यूपी तक पे हम बोल रहे हैं और आप और हम बात कर रहे हैं तो सब चीज़ ठीक ठाक है। तो लोग डरते क्यों हैं? ये टेलीविजन वाले, मैं देखता हूँ कई बार कि ये होगा ये हो गया, सबके टेलीविजन वालों को उसके पढ़ रही है। अरे अच्छा है, पढ़नी चाहिए सबके, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, ताकि जिम्मेदारी से आप भी नहीं बच सकते, टैक्स देने से आप सारे चैनल वाले भी नहीं बच सकते, आपकी भी जिम्मेदारी बैठती है इधर सवाल पूछना
और उधर टैक्स देना, तो दोनों अलग अलग बिल्कुल चीजें। और अच्छा हुआ, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और वो जहाँ पे उन्होंने यहाँ दिया, हम यहाँ पे हमने अपने सब चीजें पेश करी, सफाई करी। और संसद में हम हिसाब किताब लेते हैं सरकार से, जब हम खड़े होते हैं तो मिनिस्टर साहब सोचते हैं मैं बोलूँगा, अगर खड़ा हुआ तो कुछ पूछेगा बोलेगा, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोलते हैं। और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, ये प्रूफ है इस बात का कि एजेंसियों ने ठीक काम करा। ये प्रूफ है इस बात का, हमने सब सवाल जवाब जो पूछे थे वो दिए। ये प्रूफ है इस बात का कि हमने आंकड़े पेश करे। और ये प्रूफ है इस बात का कि आज भी हम जब सदन चलता है तो छोड़ते नहीं है, किसी भी प्रोविजन में सबसे पहले जाकर संसद में बैठता हूँ, सबसे बाद में उठता हूँ। और सरकार को जहाँ भी जरूरत पड़ती है, एक भी मुद्दे पे छोड़ता नहीं हूँ, घेरता जरूर। हाँ, एक बात पक्की है कि अगर कोई सही बात होती है तो देश हित और जनहित में मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जहाँ खामियां होती हैं वहाँ उठा के उनको पूरा उधेड़ते हैं, छानते हैं, सलाह देते हैं, कमियां निकालते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, टकरते हैं, देश के लिए और देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, लाचारों के लिए, अखिलेश समाज के लिए, सब के लिए। तो ये जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसमें अगर गठबंधन और खासतौर से पिछले दिनों जो आप कह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता हूँ, एक चीज़ जो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, खासतौर से सांसदों में देखी जाती है, बहुत कम वोकल दिखते हैं। हाल ही में एक सांसद हैं दानिश अली, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आखिर उनके निष्कासन का क्या कारण था, वो शायद आप बता पाएँ? और बहुजन समाज पार्टी में क्या ऐसा है कि नेताओं को रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बोल नहीं सकते हैं मीडिया में बहुत ज़्यादा? थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छी सी बात जो छिप रही थी वो ले आए। जिस दिन दानिश अली के घर राहुल गांधी जी गए थे, उससे 2 दिन पहले जो दानिश अली के साथ घटना घटी, जो हमारे एक बीजेपी के एमपी ने, बिधूड़ी साहब ने, रमेश बिधूड़ी ने, जो संसद की मर्यादाओं को पार करके और संसद की परंपराओं को तोड़ के जो बिहेवियर था, जो भाषा थी, जो असंसदीय भाषा थी, हमने हर जगह उसको कंडम करा। कुमारी बहन मायावती जी ने संज्ञान में लिया। कुमारी बहन मायावती जी ने राजनाथ सिंह जी की माफ़ी मांगने के बाद, ऑनरेबल स्पीकर साहब के जांच के लिए कमेटी बनाने के बाद भी कहा कि मैं कार्रवाई चाहती हूं। अगले दिन राहुल गांधी जी पहुंच गए उसमें। तो मैंने देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे बोला, आपने शायद देखा नहीं वो, और मैं कहूँ तो वीडियो पेश कर सकता हूँ कि हम तो यार कमजोर लोग हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेसियों, हमें तुमने डांका डाल दिया, राजस्थान में डांका डाल लिया, मध्य प्रदेश में डांका डाल लिया, उत्तराखंड में, कम से कम बख्शो, हमारे दानिश अली को मत ले जाना। तो दानिश अली को तो उस दिन ही ले गए थे। दानिश अली कांग्रेस में बैठते थे, कांग्रेसियों के साथ बोलते थे, कांग्रेसियों के साथ ही करते थे। और कुमारी बहन मायावती जी अनुशासन में रखना चाहती हैं। और जहाँ तक बात है बोलने के लिए, ये आप लोगों का ना परसेप्शन गलत है। बोलने को मैं भी तो बोल रहा हूँ, जी, वही मैं लेकिन बताना लेकिन चाह मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बोल रहे हैं आपके सामने। लेकिन क्या है कि हमारी दबे कुचले कमजोर लोगों की पार्टी, जिन पे बोलना नहीं आता, तो कहीं कुछ गलत ना बोल दें, इसलिए ऐसा है। नहीं तो कोई मनाही नहीं है, पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है बीएसपी में, और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एकदम ट्रांसपेरेंसी है। और कुमारी बहन मायावती जी के बारे में जो कहते हैं लोग, गलत कहते हैं। उनको अगर ढंग से बात करोगे और कहीं गलती है माफ़ी मांग लो और सही तरीके से बात करो, तो उनसे बेहतरीन इंसान मैंने देखा नहीं है कोई। अच्छा, अब जो है बसपा में पीढ़ी परिवर्तन एक तौर से दिख रहा है कि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बहन जी ने घोषित किया। क्या लगता है किस तरीके से वो पार्टी को चलाएँगे? क्या आपको अभी तक उनसे जो म मेल-जोल हुआ होगा, कभी मीटिंग हुई होगी? कैसे व्यक्ति हैं आकाश जी और उनकी क्या ख़ासियत क्या है, जो देखिए, उनको चुना मुझे गया? मुझे ऐसा लगता है, कोई भी घर हो, कोई भी जाति हो, कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव और कोई भी घर, किसी के भी हमेशा उत्तराधिकारी तो होता ही होता है। अब तुम्हारे बड़े पुरी साहब हैं, हम जानते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आगे कर दिया, पुरी साहब को जानते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हुँ, जिम्मेदारी सौंप दी। अब उनसे बड़ी बहन भी है, पर उनको जी, जिम्मेदारी नहीं सौंपी, छोटी वाली को सौंप दी। मेरा व्यक्तिगत स्तर पे ठीक है। तो ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जब पीढ़ी का बदलाव आता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी के साथ बढ़िया कनेक्ट करेगी। तो आकाश जी क्षमतावान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझते हैं। 5-6 साल से, आपकी जानकारी में शायद है या नहीं है, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब है, जो देश स्तर पे सभी तमाम राज्यों के मुख्य कोऑर्डिनेटरों को
बातचीत करके और बहन जी तक कोऑर्डिनेट चीज़ों को करते हों, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। और सोशल मीडिया से जुड़ने का, नौजवानों से जुड़ने का जो लगातार तेज़ी से काम पार्टी में चला है, मुझे उम्मीद है पार्टी और शक्तिशाली होके निकलेगी और ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, तो बिल्कुल इससे बेहतर कुछ बात हो ही नहीं सकती। एक सवाल जो अभी पिछले दिनों खूब चर्चाओं में रहा, खासतौर से इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। सवाल पूछा गया इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राम गोपाल यादव से कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं? तो उनका कहना है कि अरे छोड़िए मायावती जी को। इस बात को लेकर क्या बहुजन समाज पार्टी जो 2019 में गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से, क्या वो आगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ राहें देखती है? देखिए, 2 चीज़ें पिछले दिनों सुनने में आई हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि बीएसपी के साथ कांग्रेस को समझौता करना चाहिए और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है ज़िम्मेदारी बैठ के वो बीएसपी को लेके आए। दूसरी बात ये आई कि उन्होंने वहाँ पे अखिलेश जी ने, रामगोपाल जी ने बीएसपी का विरोध करा कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं आने चाहिए। मैं दोनों बातों को ऐसे मानता हूँ कि ये बेसर पैर की बात है, ये झूठी बात है, ये चंडू खाने की बात है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूर है, जब अखिलेश जी जल्दी मीटिंग में से बाहर निकल आए, सारे टेलीविज़नों पे बोले, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जो खटास थी वो थोड़ी-सी बाहर आई। मध्य प्रदेश में जो अखिलेश-पखलेश कह दिया था, उसका रिएक्शन था। उन्होंने उस पे जाकर के प्रहार बोला, बीजेपी पे हमला किया और तंज कांग्रेस पे भी कसा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की और समाजवादी की आपस में खटास हो सकती है। हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जो हमने बात कही है, कांग्रेस माफ़ी माँग ले, तीनों राज्यों में जो एमएलए के डाँके डाल के तोड़ के ले गई और बहन जी को डिक्लेयर कर दे, तो मुझे तो लगता है अभी भी संभावनाएँ हैं और मुझे लगता है कि हमारी बहन मायावती जी पॉजिटिव सोचेंगी और वो अगर निर्णय लेने की क्षमता 1 से लेके 100 तक हमारी बहन मायावती जी में ही है। अभी राजनीति देखें, 2024 का चुनाव आने वाला है। राम मंदिर का 2022 को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी जो नैरेटिव बन रहा है राम मंदिर का, उसको लेकर किस तरीके से सोचती है? और अगर जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक एज पे होगी। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी कैसे टक्कर देगी भाजपा को? देखिए, अभी तो ये सारे एज्यूमिंग बेस पे है। अभी तो इंडिया गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा? ये जो 28-30 पार्टियां मिलके लड़ रही हैं, इकट्ठी होकर लड़ेंगी, अलग लड़ेंगी, क्या होगा? ये जो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस किसी भी कीमत पे बीएसपी को गठबंधन में लेना चाहती है, इसका क्या होगा? जो हमने बात कहा कांग्रेस माफ़ी मांग ले और बहन जी का टिकट, बहन जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, इसका क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, जब तक इन पे फैसले नहीं होते, जब तक इनका कोई जवाब बैठता ही नहीं है। अच्छा, अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताइए, बचपन कैसा रहा आपका और पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ से की? जैसा यादवों का और गुर्जरों का, जाटों का रहता है, ऐसा ही रहा हमारा भी। नहीं। आप यादव समाज से हैं। वही हाँ। किसान के घर में थे और बस वहीं पे पढ़े और आहिस्ता-आहिस्ता सब भाइयों ने मिल कर के बिज़नेस करा और यहाँ तक पहुँचे। तो जो और परिवार में आपके कई सारे भाई जो हैं, आपके भाई वो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो कैसा रहा परिवार का माहौल? कितनी राजनीति रही उसमें? हमारे घर में 83 से प्रधान से लेके और एक एमपी का बचता था, अब कोई पद नहीं बचा जो ना रहा हो। और 87 में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे जो मिनिस्टर किए। फिर 5 मई 1990 को विधायक, फिर कई बार विधायक रहे, कई बार चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, यूपी में मिनिस्टर रहे, अभी एमपी हैं। तो 38 साल तक लगातार प्रमुख और विधायक स्तर की राजनीति खींच करके लाने का, और फिर भी भाइयों में जो कॉम्पिटिटर हो एक दूसरे के, बिजनेस में भी पॉलिटिक्स में भी, इतना प्यारा सा रिश्ता है कि मेरी लोकसभा को मेरे ज़्यादा वो देखते हैं, उनकी जब विधानसभा और मिनिस्टर बनने का नंबर आता है तो उनसे ज़्यादा हर चीज़ को मैं देखता हूँ। तो एक बढ़िया सा सहयोग है, आपस में एक बढ़िया तालमेल है और ये ऊपर वाले की कृपा है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल मलूक जी, आप तमाम बातें आप बता रहे हैं। एक सवाल और आता है कि जब ये जो राजनीति जिस तरीके से जा रही है जिस दिशा में, आपका क्या सोचना है? जो धर्म की राजनीति आजकल हावी है ज़्यादा, जो आप बात करते हैं पिछड़े समाज की, सामाजिक जो न्याय की बात होती है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकलती है। क्या लगता है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो बची रहेगी या फिर सब कुछ धर्म के लपेटे में आ जाएगा? मुझे लगता है कि जितने नेता हैं और जितने रिपोर्टर हैं,
इनको सबको प्रशिक्षण शिविर लगा के प्रशिक्षित करने की जरूरत है, जिससे नहीं, कि हाँ, ये ये सवाल तो जिससे है कि मतलब जिससे कि ये ऐसी बातें पूछें और ऐसी बातें नेता बोलें जो देश के और जनता के हित में हो। उसी के रेफरेंस में हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के धर्म का इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और किसी दूसरे के धार्मिक स्थलों में और धर्म में बगैर मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और एक दूसरे को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक दूसरे के धार्मिक जगहों पे और एक दूसरे के जाति के त्योहारों पे सब एक दूसरे से जाके मिलें। और जो आज जहाँ पे आप अभी इंडिकेट कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर पे भी जाना चाहिए, ईसाइयों के गिरजाघर पे भी जाना चाहिए, मुसलमानों की मस्जिद पे भी क्या जाना बहन जी चाहिए, जाएंगी राम मंदिर? मुसलमानों के मस्जिदों पे भी जाना चाहिए और सिखों के गुरुद्वारे पे भी जाना चाहिए, जैनियों के भी मंदिर पे जाना चाहिए और सभी अगर कोई जाति धर्म का कोई धार्मिक जगह है तो जाना चाहिए। जहाँ तक कुमारी बहन मायावती जी का सवाल है, और आप को मैं बिल्कुल सीधा बता रहा हूँ कि मुझे 17वीं साल चल रही है बीएसपी में, वो आज तक किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी भी धर्म के पे कभी कहीं गई नहीं है। और इस जाने के लिए, अयोध्या के लिए जो आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो कुमारी बहन मायावती जी दे सकती हैं, ना मैं दे सकता, ना आप दे सकते हैं। तो एक हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। एक खास बात जो पिछले दिनों आपने संसद में उठाई, वो जो धारा 370 को लेकर आपने गुर्जरों की बात कही। एक खास कम्युनिटी है वन गुर्जर जिन्हें कहा जाता है, जो कि पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर में होते हैं, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे मौसम बदलता है तो यहाँ पे तराई क्षेत्र की तरफ आते हैं। वो जो कम्युनिटी है उसके लिए आपका क्या सोचना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो उनकी आबादी भी अब नहीं है, वो जो एक खास समाज है उसको संजो कर रखने के लिए उसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर आपका क्या? मेरा मेरा बड़ा प्यारा से निवेदन के साथ आज तक यूपी तक न्यूज़ तक के चैनल पे बैठ के मैं ये कहूँ कि आप होमवर्क पूरा नहीं करा तो ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, मैंने मैं जो हाँ, कम से कम आपने उन आवाज उठाई कम मैं से जानना कम चाहूंगी क्या समस्याएं हैं कम उनकी? से उन्होंने सभी कम से कम मैं 35 बार देश की संसद में उन लोगों की आवाज उठा चुका हूं। और आपके श्रोताओं के लिए एक बात बता रहा हूं, आजादी, जब लोधी का टाइम था लोधियों से लड़ाई लड़ी, जब मुगल्स का टाइम था मुगल्स की ठुकाई करी, और उनके उस समय धर्म बदले गए, फिर अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों से लड़े, तो अंग्रेजों ने उन जातियों को, हमारी जाति को और कुछ और लोगों को ट्राइबल्स में डाल दिया गया था। और 1952 में चुनाव जीतने के बाद पहली सरकार 1952 में नोटिफिकेशन हुआ और 1968 में सारे प्रदेशों में नोटिफिकेशन को लागू कराने की सिफारिशें करी कि ट्राइबल्स जो थे ये, इनको एसटी में अलग से दर्जा दो, शेड्यूल ट्राइब्स जो शेड्यूल कास्ट की तरह इन्हें सुविधाएं मिले, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। पर उस समय लोग वोट लेते रहे उनकी और सरकारें बनाते रहे। और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला साहब की माँ भी गुजर मुसलमान थी और उनकी बेटी भी हिंदू गुजर में सचिन पायलट को ब्याही गई। रिश्तेदारियां करते रहे, उन्हें दिया कुछ नहीं। तो मैंने ये कम से कम उनके बारे में देश की संसद में संज्ञान में लाया, इसलिए आज तक मैं न्यूज़ तक में, यूपी तक में ये प्रश्न पूछा जा रहा। मैं इसके लिए आपको बड़ा झुक करके धन्यवाद देता हूं कि ये प्रश्न पूछा। वो लोग हैं जो देश की बाउंड्री पे बगैर तनख्वाह लिए हुए देश के सिपाही की तरह काम करते हैं, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे पहले पाकिस्तान के लिए युद्ध हो, चाहे कोई आतंकी हमारे देश में घुसता हो। इसीलिए सरकार ने उनके लिए रिजर्वेशन किया, ये अच्छी बात है। वहाँ का एक एमपी गुजर मुसलमानों में से राज्यसभा में गुलाम अली खटाना साहब को एमपी बनाया। और ये जिन लोगों को सुना नहीं जाता था, जो लोग इधर उधर भटकते रहते थे और उन पर कुछ जमीन जायदाद थी नहीं और वो केवल भेड़ बकरी पाल करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, और बकरियों की वजह से उनका नाम गुजर बकरी वाला, गुजर बकरवाल पड़ा। ये उस कम्युनिटी है, वन गुजर भी कहते हैं उन्हें, गुजर मुसलमान भी कहते हैं उन्हें, गुजर बकरवाल भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, 5 लाख के करीब यहीं सहारनपुर में है, मेरे बिजनौर में करीब 1.5 लाख के करीब हैं, जो इन दिनों वापस आ जाते हैं, गर्मियों में पहाड़ों पर ऊपर चले जाते हैं। और अमेठी में है करीब 5 लाख के करीब, और पूरे देश में ये लोग फैले हुए हैं। ये मुगल्स के टाइम के सताए हुए और जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी,
उनका धर्म परिवर्तन जो कराया था, वो देश के वो सिपाही, देश के जांबाज, देश के लिए लड़ाई लड़ने वालों को गुर्जर बकरवाल, गुर्जर मुसलमान, वन गुर्जर कहते हैं, वो लोग हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान में आज मौजूद थे बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर जी। मलूक नागर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके दर्शकों का और आपकी पूरी टीम का भी बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने जो बड़े अच्छे, तीखे, कुछ जो देश हित और जनहित में जो प्रश्न पूछे, मुझे मौका मिला कम से कम अपनी सोच और हमारी पार्टी की सोच को अभिव्यक्त करने का, और मैंने भी पूरा कोशिश करके कि देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम हमेशा वही काम करता हूँ। और जो पार्लियामेंट का सेशन चलता है, तो मलूक नागर एज ए एमपी, मलूक नागर बिजनेसमैन के डेली खिलाफ बोलता है, तो मैं भी धर्म निभाता हूँ, आप भी धर्म निभा रहे हैं, और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बताया कि आखिर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, क्या किस तरीके से दानिश अली को निकाला गया, क्या उनकी वजहें थी, और किस तरीके से वो किन पीढ़ियों से, किस किस परिस्थिति, किस परिवार से निकलकर राजनीति में आए और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं मलूक नागर जी के राजनीतिक जो पारी है उसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।